मैं एक दासी से जंगली राजकुमारी हूं। बचपन से किसी ने मेरी परवाह नहीं की। वही है। उस दिन तक अचानक कोई मुझे महल के सुनसान कोने से ले गया, मुझे शानदार वस्त्र पहनाए और महारानी के सामने पेश किया। दिखने में तो ठीक ठाक है। मेरे बेटे की जगह बंधक बनकर जंगली प्रदेश भेज दिया जाएगा। तुझे एक राजकुमारी की उपाधि दी जाएगी। ये तेरे साथ कोई अन्याय नहीं है। मैं तुझसे महानगर के लिए कुछ करने की उम्मीद नहीं करता। बस तू अपनी हद में रहना। शाही परिवार की इज्जत मत गिराना। जंगली प्रदेश वो कैसी जगह है? क्या ये ठंडे महल से भी ज्यादा ठंडा है? शायद। क्या मैं अकेली जाऊंगी? सिपाही और दासियां भी होंगी। तो क्या मैं अपने साथ ले जा सकती हूं? ठंडे महल की बूढ़ी दाई को ले जा सकती हो। महारानी, तुम सचमुच बहुत अच्छी इंसान हो। मामी, बर्बर अब कितनी दूर है? पूरे 1 महीने हो गए हैं चलते हुए। तुम तो पहले से ही दुबले पतले थे, अब तो सूखकर हड्डियों का ढांचा रह गए हो। मामी, मुझे कोई कष्ट नहीं है। देखो, बाहर पहाड़ हैं, नदियां हैं और सड़कें और बाजार भी हैं। ये सब वो चीजें हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। मुझे आजादी पसंद है। मुझे महल की चारदीवारी के बाहर पसंद है, वो सारी दुनिया जो मैंने कभी नहीं देखी। जंगली कबीलों के इलाके में जाना। हम अब विदा लेने वाले हैं। जाने से पहले मेरी ओर से एक उपहार है। ये है एक काली मध्य मैदान की शराब, एक काली मध्य मैदान की मिट्टी। तुम दोनों में से कौन राजकुमारी है? मैं। ये मध्य मैदान के लोग हमें जंगली पशु कहते हैं। मुझे लगता है ये खुद पशुओं से भी बदतर हैं। जंगली जाति का राजा एक अच्छा इंसान है। मुझे बहुत बड़ा महल दिया गया और मेज पर बहुत बड़ा भोजन सजा था। कितनी खुशबू है, मीठी सी। बहुत तीखा है। यह क्या है? ये दूध की शराब है। ये हमारे चरागाहों के दूध से बनाई जाती है। पीने से नशा नहीं होता, बस मुंह में डालते ही कुछ तीखा लगता है। देखो तो, अभी तक शराब नहीं पी थी, चेहरा तीखे से लाल हो गया। यह महल की दासियों जैसी क्यों नहीं है? कोई सावधानी नहीं, उल्टा हंसकर मुझे चिढ़ाने की हिम्मत करती है। इसके लिए एक जग बकरी का दूध लाओ। तुम पर रंगों का मेल भी कितना अजीब है। मैंने मध्य चीन में कभी ऐसा नहीं देखा। लेकिन शायद यह मेरी ही गलती है। पहले जब मैं रानी के महल में थी तो मैं कोई अच्छी चीज कहां देख सकती थी। क्या यह मेरे लिए है? नो नहीं, तुम्हारे खेलने के लिए पाल रखा है। हमारा मैदान मध्य देश जैसा नहीं है। महल बहुत धोखा है। कोई तुम्हारे साथ हर वक्त नहीं खेल सकता, तो ये छोटा जानवर तुम्हारे साथ रहे। कितनी सीधी भेड़ है। पसंद आई। पसंद आई। किसने कहा कि जंगली लोग रूखे और बर्बर होते हैं? मुझे तो ये राजा बिल्कुल भी बर्बर नहीं लगता, बल्कि बहुत ही समझदार है। मुझे अबू बुलाना भी कोई बड़ी बात नहीं। वो मध्य देश के लोग सच में बहुत बुरे हैं। कोई बात नहीं, मुझे यहां अच्छा लगता है। तुम सब बहुत अच्छे लोग हो।
पता चला ये तो बेवकूफ है। मैं बेवकूफ नहीं हूं। कहते हैं मैं सबसे होशियार हूं। नर्म नर्म सा, रोएदार रोएदार सा। मुझे याद आया, मेरी एक छोटी भेड़ है। छोटी भेड़। महाराज। सुबह का खाना और कपड़े तैयार हैं। राजा ने आदेश दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि काम निपटा कर लौटेंगे। अरे तू तो बकरी का बच्चा है, छूने पर मेमने के जितना मुलायम नहीं। फिर भी एहसास बहुत अच्छा है। राजा के पास दो और रानियां भी हैं। सुबह के समय वे आ चुकी थी। रानियां मध्य देश देखना चाहती हैं। आने वाली बंधक राजकुमारी कैसी दिखती है। लेकिन महाराज ने विशेष रूप से कहा था लेकिन महाराज ने विशेष रूप से आदेश दिया था कि हम आपकी नींद में खलल न डालें। उन्होंने देखा कि आप जागे नहीं। अब आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। देवी, क्या वे बहुत सुंदर हैं। चुप रहो। आप जितनी सुंदर नहीं हैं। माँ, सुनो, वो मेरी तारीफ कर रही है कि मैं सुंदर हूं। अब आप राजकुमारी हैं। फिर से घास के मैदान में बंधक बनकर रहना। थोड़ी गंभीर रहना चाहिए। तो फिर यह राजकुमारी देवियों से मिल लेती है। नियम के अनुसार मिलना चाहिए। लेकिन हम जंगली लोग कभी नियमों में नहीं बंधते। अगर तुम मिलना नहीं चाहते तो मत मिलो। तुम आओ और मेरे लिए चाय डालो। मैं राजा के सामने बिना बंधन के रह सकता हूं, तो स्वाभाविक रूप से तुम भी मेरे सामने बिना बंधन के रह सकते हो। लेकिन अच्छा है कि वो सचमुच बहुत सुंदर व्यक्ति है। फिर से पनीर कैसे? लगा था कि मध्य क्षेत्र के पकवान खाने को मिलेंगे। बहन, ये क्या कह रही हो? छोटी राजकुमारी भले ही सोने चांदी की पाली हुई हो, लेकिन जब हमारे घास के मैदान में आई हो, तो अब तुम हमारी घास के मैदान की हो और वही खाना खाओगी जो घास के मैदान वाले खाते हैं। अब मैं वो आमान नहीं रही जो सुनसान महल में किसी के जुल्म सहती थी। मैं स्वर्गीय साम्राज्य की राजकुमारी हूं। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। महोदय भले ही घास के मैदानों की हो, लेकिन उनमें घास के मैदानों वाली उदारता नहीं है। बहुत संकीर्ण हृदय की हैं। लगता है उन्होंने किसी और भूमि की हवा पी है, तो वे उसी भूमि की हो गई हैं। वे भले ही मुझे तुच्छ समझें, बहुत ज्यादा दिखाने की हिम्मत भी नहीं होती। बिल्कुल हमारे मैदानी लोगों जैसे, जो मन में आए वो कह देते हैं। आवाज सुनकर ही दर्द महसूस होता है। तुम मैदानी लोग ये सब क्यों पसंद करते हो? क्या तुम मेरे कपड़ों की बात कर रहे हो? ये राजा ने भेजा है। कपड़ा पिछली शरद ऋतु में महाराज ने खुद शिकार करके लाया था। कैसा है? बहुत सुंदर है ना? सुंदर है ना? मुझे भी लगता है सुंदर है। क्या बात कर रहे हो? इतनी धूम है। तुम लोग यहां कैसे? कहा तो था शोर मत मचाओ। आपके बिना हमारी हिम्मत कहां।
ठीक है, हंसना नहीं चाहिए था। कुछ काम नहीं तो वापस जाओ। मैं इसे अच्छे से घुमाना चाहता हूं। बस अब पीछे मत आना। मैं कोई आफत या बला तो हूं नहीं। डर नहीं लगता। मुझे ये पसंद है। तू गलत जगह पैदा हुआ। तुझे हमारे मैदान में जन्म लेना चाहिए था। तू जन्मजात मैदान का बेटा है। जब डर नहीं लगता तो और तेज चल। अगर तुझे पसंद है मैं तुम्हें घुड़सवारी सिखाऊं, कैसा रहेगा? गुरु। अच्छा, बस गुरु ही कहना। दरबार के उन बूढ़ों को भी दिखा दूं कि अब मेरा भी एक शिष्य है। क्या थोड़ी गरिमा नहीं रखनी चाहिए? हम घास के मैदानों के लोगों में इतनी पाबंदियां नहीं होती। शालीनता। कुत्ता भी नहीं खाता। मगर घर से निकलने से पहले मुझे शाही परिवार की बदनामी न करने दो। बदनामी? बदनामी कैसे होगी? पता नहीं कितना अच्छा है। देखा तुमने? ये है मेरे हाथों की तैयार की हुई शिशा। राजकुमारी की घुड़सवारी अद्भुत है। सचमुच सचमुच ये साधारण नहीं है। सिर्फ साधारण नहीं। तुम्हारे उस लड़के ने 10 साल अभ्यास किया फिर भी घोड़े की पीठ तक नहीं पहुंच पाया। और देखो मेरी शिष्या को। बिल्कुल जन्मजात घास के मैदान का बेटा है। राजकुमारी, आप थोड़ा धीरे चलें। अभी वाला पल देखकर इस बूढ़े नौकर का दिल उछलने लगा। आया। तुम तो पहले मुझे हमेशा समझाती थी कि गरिमा से रहूं। आज मुझे युद्धाभ्यास से क्यों नहीं रोक रही? हाय, ये बूढ़ा नौकर आपको कहां रोक पाता। राजा को भी नहीं रोक सकते। आप तो इसे देखिए। कैसे थक गए। मैंने अभी कोई बड़ाई नहीं की थी। दरबार के उन बूढ़ों के बेटे कोई भी लड़ने लायक नहीं है। गुरुजी, मैं थका नहीं हूं। आपका शिष्य होने के नाते मैं आपकी प्रतिष्ठा को कभी कलंकित नहीं कर सकता। बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है। सचमुच मेरे शिष्य होने के योग्य हो। आजादी का स्वाद ऐसा होता है। इतने दिनों तक महल में कैद रहने के बाद इस दुर्लभ आजादी को मैं बहुत संभाल कर रखूंगा। घोड़े पर सवार हो जाओ। मैं इस मैदान की सबसे आजाद चिड़िया हूं। महाराज, देखिए तो ये बच्चा कितना दुबला पतला है। ये तो महाराज की 5वीं संतान है। पिछले चारों 3 साल की उम्र भी पार नहीं कर पाए। हमारे मैदानों में चिकित्सा बहुत सीमित है। बच्चे को जैसे ही बुखार आता है समझो उसका एक पैर कब्र में होता है। ये तो बिल्कुल बंदर जैसा लग रहा है। उसके उन बदनसीब भाइयों की तरह। राजकुमारी, राजा के मन में अब आग लगी होगी। आमतौर पर अकेले कम ही हैं। बड़ी मुश्किल से यह इकलौता बेटा मिला और वो भी इतना कमजोर पैदा हुआ। क्या यही गुरु का इकलौता बच्चा है? हाँ, हर युग और हर राजवंश में कहीं देखा है कोई रखैल इतनी कम हो। राजा के सामने वाले वे बच्चे जब बीमार पड़ते थे महल के वे ओझा वैद्य कोई ठीक ठाक नुस्खा ही नहीं दे पाते थे। यहां तक कि राजमहल में भी कोई अच्छा इलाज नहीं मिल पाता था। बच्चा जब भी बीमार पड़ता है अक्सर वो जीवित नहीं रह पाता। गुरु, क्या इसीलिए आप और अकेले नहीं रहना चाहते? शायद डर लगता है। इसलिए जैसे ही यह राजकुमार पैदा हुआ महल में ऊपर से नीचे तक सब इतने चिंतित हैं। गुरु, मैं आपसे विनती करता हूं तुम मुझे जाने दो। बकवास, कहां जाएगा? मध्य मैदान क्या वो जगह है जहां तुम मनमानी कर सकता है? मैं वादा करता हूं सीखने के बाद तुरंत बिना रोके वापस आऊंगा। आप ही देखिए छोटे राजकुमार को।
क्या अब भी उन जादूगरों को नचाना है? घास के मैदानों को और अधिक परिपक्व चिकित्सा पद्धति की जरूरत है। मैं आपके हाथों से सीखा हूं। मैं बिना किसी संदेह के सबसे अच्छा विकल्प हूं। मध्य मैदानों के वे चालाक बूढ़े लोमड़ी। गुरुजी, आपको खुद पर भरोसा करना होगा। आपके अपने हाथों से सिखाया गया शिष्य मुझे कौन परेशान कर सकता है? गुरुजी, मैं नहीं चाहती कि घास के मैदानों में फिर से कोई बच्चा हो। अगर मैं मर जाऊं तो तुम मुझे जाने देना। अरे बेटी, तंग करने की कला में तो तू बहुत आगे बढ़ गई है। आमान, मुझे डर नहीं है कि तू वापस नहीं आएगी, और नहीं मुझे चिंता है कि तू सीख नहीं पाएगी। तेरी अब पहचान जंगली रानी की है। अगर उन लोगों को पता चल गया कि तू वापस आ गई है, ये तो भेड़ का मुंह बाघ के मुंह में देना है। क्या तुम्हें पता है कि यह जानलेवा खतरा है? गुरुजी, ये सब मैंने पहले ही सोच लिया था। मैं सीधे सीमा पार करके दालियांग नहीं लौटूंगा। पहले मैं पश्चिम जाने वाले व्यापारी दल के साथ पश्चिमी क्षेत्रों में जाऊंगा। वहां एक चक्कर लगाऊंगा, पोशाक और पहचान पत्र बदल लूंगा। फिर मध्य मैदान के पश्चिमी भाग से सीमा में प्रवेश करूंगा। पश्चिमी क्षेत्रों में जाओ। इससे हमें हजारों मील का अतिरिक्त सफर करना पड़ेगा। थोड़ा और सफर करने से क्या डरना, बस बाहर घूमकर आना है। किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं कहां से आई हूं, और कोई भी पश्चिमी क्षेत्रों से आई वैद्य की लड़की को महल की छोटी राजकुमारी से नहीं जुड़ेगा। बस सामान ही काफी है। जब तूने पीछे हटने का रास्ता भी ढूंढ लिया तो मैं और क्या कह सकता हूं? घास के मैदान के बेटों का दिल जंगली होता है। जब यह महल तुझे कैद नहीं कर सकता तो तू जाकर दुनिया देख। अपने साथ मेरे ये दो वफादार साथी ले जा। इनकी तलवारबाजी बुरी नहीं है और चेहरे भी काफी डरावने हैं। इस पूरे रास्ते बाहर कहना कि ये तुम्हारे बड़े भाई हैं। इन दो मीनार जैसे बंदों के साथ मुश्किल वक्त में ये तुम्हारी जान बचा सकते हैं। हाँ, जब सारा सामान तैयार हो चुका है, सारी फौज जमा है, चलो रवाना होते हैं। रुको अमान, इस बूढ़ी दासी को भी अपने साथ ले चलो। मामा, क्या महल में आराम से रहना अच्छा नहीं है? यह मध्य मैदानों की राह, ऊंचे पहाड़ और लंबी दूरियां हैं, रेत के तूफान और डाकू भी हैं। तुम्हारी ये बूढ़ी हड्डियां ये झटका बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। वे तो बस खून करते हैं। क्या उन्हें तुम्हारी भूख प्यास या सर्दी गर्मी की परवाह है? और फिर भले तुम मध्य देश के हो, लेकिन बचपन से ठंडे महल में पले बड़े हो। जनता के हालात से तो तुम बिल्कुल अनजान हो। जनता के हालात में तुमसे कहीं बेहतर जानता हूं। कहाँ है वो जगह, कहाँ है वो काली कोठी? बूढ़ी दासी को सब पता है। मुझे ले चलो। बचपन से हम कभी अलग नहीं हुए। अब तू दूर जा रहा है पर मुझे नहीं ले जा रहा। क्या तू इस बूढ़ी औरत को बोझ समझता है? बोझ? मुझे डर है कि आप मेरे साथ कष्ट उठाएंगी। मध्य मैदानों में इन दिनों शांति नहीं है। आप मुझे नहीं ले जा रहे तो ये समझिए कि मैं बूढ़ी बेकार हूं और आपकी आंखों में खटकती हूं। जब मैं बेकार हूं तो मर जाना ही बेहतर है। ले चलता हूं आपको, अब तो मान गए ना? आया जी, अब और न मचाइए। अब ये बात ठीक है। सिपाही भाई, थोड़ा हाथ बढ़ाइए। इस बूढ़ी दासी को घोड़े पर चला दीजिए। बेटी, तुम पश्चिमी प्रदेश से घूमकर आई हो। इस पूरे रास्ते तुम्हारे हाथों में ये कड़वी जड़ी बूटियां कभी छूटी ही नहीं। थकान नहीं लगती क्या? ये तो जान बचाने वाला खजाना है। अमू, ये मुलेठी और हवांशी तो आधा घंटा लगा चुका है, फिर भी नहीं पहचान पाया। गुरुजी, मैं पहली बार देख रहा हूं। देखिए ना, ये जड़ें सच में मिलती जुलती हैं। तू तो बिल्कुल भोला भाला है। इतनी बुनियादी बात भी नहीं है, और सीखना चाहते हो लोगों को बचाने का हुनर। बस मैं हूं जिसकी दवाई की कला साधारण है। किसी तरह तुम्हें सिखा दूंगा। बस आप सिखाने को तैयार हो। मैं यह अनाड़ी जरूर सीख लूंगा, चाहे सिर्फ सर्दी जुकाम का ही सामना करना हो। सबसे बुनियादी नुस्खा मुझे भी इसे दिमाग में बिठाना होगा। मैंने अपना नाम आमू रख लिया। व्यापारियों के साथ पश्चिमी क्षेत्रों का रास्ता लिया। उनके अधीन रहकर मैंने भी बहुत कुछ सीखा। अरे नए आए हो, बस मेहनत ही मत करते रहो। गुरु के अधीन इतने शिष्य हैं, तुम्हारे पास ना कोई पृष्ठभूमि है ना कोई जड़। शुरू में देखने पर तो बिल्कुल साधारण लगता था। अगर ध्यान न दिया तो देर सवेर निकाल दिया जाएगा। बड़े भाई की सीख सही है, मैं समझ गया। उस लड़की का नाम अमू है। वो तो धैर्यवान है, मगर अफसोस उसकी नींव बहुत कमजोर है। अमान, थोड़ा आराम कर लो। तूने आज 10 लोगों का काम किया है। दिन भर दवाइयां पीसती और सुखाती रही, रात को भी नहीं सोती। कहीं शरीर खराब न कर ले। माँ, मैं थकी नहीं हूं। पहले के उस ठंडे महल के दिनों से तो आज के दिनों में एक उम्मीद है।
सबसे बुनियादी जड़ी बूटियों की पहचान से जटिल एक्यूपंक्चर तकनीकों तक मुझे समय से पहले ही सीखनी होगी। ये तुम किताब पढ़ना नहीं है, जैसे चिकित्सा पुस्तक को दिमाग में ठूसना चाहते हो। सीखना वाकई बहुत कुछ है। मुझे हर रात दीपक जलाकर जागना पड़ता है, गति बढ़ाकर सीखना पड़ता है। अमान, इस चिकित्सालय के दर्जनों शिष्य सो चुके हैं, बस तू ही यहां है। तू बहुत मेहनती है बच्चे, मैं उनके जैसा नहीं हूं। मेरे पास बस 1-2 साल का समय है। अगर जान न लगाऊं तो क्या लेकर घास के मैदानों में लोगों को बचाने जाऊंगा। अच्छी माँ, ठीक है, भरोसा है अमान जरूर कर लेगा। आमू, तुझे वैद्य खाने में आए पूरा 1 साल हो गया। इस साल तूने जो दवाएं पीसी और जो नुस्खे तैयार किए। गुरुदेव, वो तो बस एक नई नौकरानी है, भले ही लड़की है, लेकिन यह मनोभाव और आचरण बाकियों से कहीं बढ़कर है। बुआ, तुझे अपनी सबसे अनमोल कला सौंप देता हूं। तू मेरे साथ भीतर कक्ष में चल, सुई चलाऊंगा। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुदेव। देख, क्या वो गांव का इकलौता विद्वान नहीं है? घर में पढ़ाई का खर्च उठाना मुश्किल था, इतनी बड़ी कृपा करके यहां शागिर्द बनने आई। शिष्या बहुत विनम्र है। शिष्य जी का बहुत धन्यवाद। इस वैदिकखाने में जो शागिर्द हैं, अधिकतर पेट पालने के लिए आए हैं, पर मुझे लगता है कि शिक्षा का मकसद यह नहीं है। मैं यहां इसलिए आई हूं, बस उन्हें सीखने के लिए, जो यमराज के हाथों से इंसान छीन सके। अमोह शिष्या, फिर से रात भर पढ़ रही हो? रात में चिकित्सा विद्या का अभ्यास, मेहनत की, कुछ खा लो। विद्वान भैया ने बहुत ध्यान रखा। ये मिठाई सूंघने में बिल्कुल उस बुआ जैसी है, जो गली में कंधे पर टोकरी लेकर बेचती हैं। बुआ जी की नजर बहुत पक्की है। मैंने बुआ से कहा था चीनी कम डालें, कम मीठा रात में जागने के लिए सबसे अच्छा होता है। बच्चे, धीरे धीरे खाओ। एक बार में 10 से ज्यादा टुकड़े खा लेते हो। डर नहीं लगता कि कहीं पेट खराब न हो जाए? आमू अभी अभी आया है, शायद अभी तक गांव के लालटेन नहीं देखे होंगे। क्यों ना मैं आमू बहन को घुमा ले आऊं? अच्छा, मैंने तो कभी लालटेन त्योहार मनाया ही नहीं। अरे वाह, इस पढ़े लिखे नौजवान के चेहरे पर यह कैसा भाव है? ऐसे लग रहा है जैसे हमारा मुंह बहुत बड़ा अन्याय सह रहा हो। चलो। ध्यान से देखो, उस विद्वान को रानी के पास न आने देना। अमू बहन, ये दृश्य और यह माहौल, यही तो है उसे हजारों में ढूंढना। भाई साहब, आपने अभी क्या कहा? सर पर बचो है, मुझे एक शब्द भी समझ नहीं आया। बहन, ये गुड़ की फलियां लाल और चमकदार लुभावनी हैं, बिल्कुल आज आपके श्रृंगार की तरह। इस भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। अमू, ये चीज बहुत ठंडी है, पेट खराब होने का ध्यान रखना। चांदनी पानी की तरह बह रही है। अमू, क्या तुमने कभी इस आकाशगंगा को महसूस किया है? गुरु भ्राता, जल्दी देखो वो आग उगलने वाला करतब। यह मेवा दांत तक खट्टे हो गए। दोनों बड़े भाइयों, क्या सच में हर समय इस तरह पीछे आना ही होगा? राजकुमारी, अमू, वहां देखो, क्या वो वैद्य खाने का शादसाई भाई नहीं है? ऐसा क्यों भाग रहा है ये हालत में? अमू, छोटी बहन, रुको। भाई, मैंने गुरु से विदा ले ली है, आज ही मुझे रवाना होना है। क्या कोई चिकित्सा मामला अधूरा रह गया है? मैं चिकित्सा मामला बताने नहीं आया। बहन अमू, क्या तुम नहीं जा सकते? क्या तुम मेरे लिए रुक सकते हो? मेरी दृष्टता को क्षमा करना। अब जब बात यहां तक आ गई है, अगर मैं अब नहीं बोलूंगा तो मौका हाथ से निकल जाएगा। जिस दिन तुम पहली बार वैद्यशाला में आई थी, मैं तुम्हें पहली नजर में ही दिल दे बैठा। वे मिठाइयां,
फागुन पूर्णिमा का निमंत्रण। ये सब सिर्फ गुरुभाई का बहन पर ध्यान नहीं था। ये सब तुम्हें खुश करने के लिए था, ताकि तुम मुझे एक बार और देख सको। आमू शिशा, हालांकि अब मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, बड़ी ठाट बाट नहीं जुटा सकता, लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूं और चिकित्सा विद्या भी सीख चुका हूं। गुरु मुझे महत्व देते हैं, बस मैं यहीं रहूं। एक दिन वो जरूर उनकी विरासत संभालेगा और इस 100 कोस के इलाके का सबसे बड़ा वैद्य बनेगा। तब तुम वैद्य की पत्नी कहलाओगी और फिर यह भटकन का दुख नहीं सहना पड़ेगा। आमू बहन, क्या तुम मेरे लिए यहां रुकोगी और मेरी पत्नी बनोगी? मेरी छोटी रानी, हमें इस विद्वान से उलझना नहीं चाहिए। चलो जल्दी, इसकी बकवास मत सुनो। नहीं चाहिए। ये पढ़ा लिखा आदमी बहुत अभिमानी है। शायद इस जन्म में उसने कभी इतना तिरस्कार नहीं झेला, इतने सालों से मैदानों में रहते हुए। मैं तो आधा घास के मैदान का इंसान बन चुका हूं, नाजुक और घुमावदार। मेरे पास तो ये बेकार दिमागी कसरत है। रानी, पहले सच में आपको नहीं लगा था? क्या वो पंडित आपको पसंद करता है? उसकी वो निगाहें जैसे दिल ही निकाल कर आपको दे देना चाहता है। क्या ये देखना जरूरी है कि मैंने समझा या नहीं? क्या ये जरूरी है कि वो मुझे पसंद करता है या नहीं? मुझे बस इतना जानना है कि मैं उसे पसंद नहीं करती। जब पसंद ही नहीं है तो फिर कोई गुंजाइश क्यों छोड़नी? ये तो सच ही है। मैं मध्य मैदान में बहुत देर तक रह गया, लगभग उन्हीं जैसा हो गया था। वो विद्वान भले ही रूढ़िवादी हो, लेकिन उसकी वो गहरी भावना सचमुच इस मध्य देश के विलो बीजों जैसी है, कोमलता से मन मोह लेने वाली। यही मध्य देश की संस्कृति का आकर्षण है। यहाँ की संस्कृति सचमुच बहुत अच्छी है और दृश्य भी अत्यंत सुंदर हैं। जब रानी को यह पसंद आया, क्यों न कुछ और दिन रुक जाओ। यहां से ज्यादा घास के मैदानों को मेरी जरूरत है। मध्य मैदान में एक महिला वैद्य की कमी नहीं, मगर घास के मैदानों के बच्चों को जीने का हुनर चाहिए। हे भगवान, मेरे बच्चे को बचा लो। लाल दाने हैं, उसके पूरे शरीर पर लाल चकत्ते हैं। रोना बंद करो, मुझे देखने दो। ये चकत्ते न तो दर्द करते हैं और न ही खुजली। बच्चे में कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं है? शुरू में न तो दर्द होता है और न ही खुजली, लेकिन एक दिन भी नहीं बीतेगा कि तेज बुखार चढ़ जाएगा। बुखार का पहला दिन शरीर कीचड़ जैसा हो जाता है, बिल्कुल बेहाल और कमजोर। बुखार के तीसरे दिन उनके हाथ पैर दुखने लगते हैं, मुंह से बक बक करते हैं, होश हवास खो देते हैं। इस अजीब बीमारी में कितने दिन में मौत होती है? जिनकी तबीयत मजबूत है, 10वें दिन तक टिक पाना। बिल्कुल मेरे छोटे पोते की तरह। 5वें दिन ही चल बसा। अभी दवा का बस्ता उतारो, सारी जड़ी बूटियां निकालो, जाओ पानी उबालो जल्दी। वैद्य महाराज, आपसे विनती है, मेरे बच्चे को बचाइए। उसे 3 दिन से बुखार है। ये ईश्वर का क्रोध है। इंसान की दवा बेकार है, केवल बलि से ही देवताओं का गुस्सा शांत होगा। रुक जाओ, रुक जाओ, ये कोई दैवी दंड नहीं है। ये बीमारी है, ये कटोरा तुम इसमें उड़ेल दोगे तो वो आज रात भी नहीं बचेगा। कहां से आई ये जंगली लड़की जो वैद्य का अपमान करने की हिम्मत रखती है? कबीले के नियम हैं, तुम बाहरी लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मुखिया और वैद्य इसके लिए बेबस हो चुके हैं। क्या तुम यूं ही देखती रहोगी कि कबीले के सारे बच्चे मर जाएं? मुझे एक बार आजमाने दो। अमान, वो जादूगर अभी भी बाहर घात लगाए बैठा है। अगर ये दवा। मां जी, निश्चिंत रहिए, मैंने चिकित्सालय में ऐसी ही बीमारी देखी है। ये काढ़ा भले ही करवा हो, पर यह जान बचाने वाला नुस्खा है। दवा पक चुकी है, अब शुरू करें। बुखार उतर गया और लाल चकत्ते भी कम हो गए। सच में काबू में आ गया। महान वैद्य, आप चिरस्थायी आकाश द्वारा भेजे गए महान वैद्य हैं। अम्मा, मैंने कहा था ना, चिकित्सा विद्या सीखना बेकार नहीं जाएगा। हाँ, अगर यह कौशल न होता तो। इन छोटी जानों का कल कहाँ? कम से कम इतने बच्चे तो हैं जो इस वजह से बेगुनाह नहीं मरेंगे। बहुत शुक्रिया वैद्यराज, मेरी यह टांग 6 महीने से दर्द कर रही थी। आपकी दवा खाई और 2 दिन में जमीन पर चलने लगा। सब लोग जल्दी आकर देखो, यही है वो महान वैद्य जिनके बारे में घास के मैदानों में कहा जाता है कि वे हर रोग ठीक कर देते हैं। प्यारे गांव वालों, मैं तो बस एक साधारण वैद्य हूं। इतनी बड़ी बड़ी बातें कहां से आ गईं? और हाँ, हर बीमारी का इलाज भी। अमू, तुम इतना नम्र मत बनो। इस पूरे रास्ते में तेरी शोहरत हवा से भी तेज फैल गई है। मैं देख रहा हूं कि वैद्यराज का खिताब
अब तुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये शोहरत ऐसे फैली है कि मुझे कुछ कहते नहीं बनता। अम्मा, इस पूरे सफर में खुले आसमान के नीचे रहा। मेरे पेट में अब तो खट्टी डिकारें आने लगी हैं। बहुत भूख लगी है, लगता है एक पूरा बैल निगल सकता हूं। ये दास अभी उन्हें जल्दी करने को कहता है। गुरुदेव, आप अंदर आते हैं तो आहट भी नहीं होती। मेरे लोग महल लौट आए हैं और कौन मुझे रोक सकता है। जल्दी करो सब लोग। अभी दरवाजे के बाहर ही किसी को शिकायत करते सुना, भूख से एक पूरा बैल निगल सकता हूं। बैल नहीं है तो ये भुना मेमना कैसा रहेगा। हाँ, स्वादिष्ट है। गुरुदेव, मैंने मध्य मैदान में ये दिन बिताए हैं। अच्छी चीजें भले ही कम नहीं थी, पर वे हल्के फुल्के व्यंजन ज्यादा खा लिए, तो मन तो बस इसी एक निवाले पर आ टिका था। तो फिर खूब खा लो। घास के मैदानों में अकेला तुम्हें भूखा नहीं रहने देगा। कुछ समय पहले ये सुना था कि जनता में एक उस लाल चट्टों वाले छोटे कबीले को पूरी तरह बचा लिया। मुझे लगा था कि यह तुम छोटी लड़की हो और किसमें यह हिम्मत और हुनर है। गुरुवर, आप तो मेरी तारीफ कर रहे हैं या फिर घूम फिरकर अपनी ही तारीफ कर रहे हैं। तुम एक बार गए तो सालों बीत गए। मध्य मैदान वो जगह है जहां आदमी को हड्डियां तक नहीं बचने देते। मैं इस घास के मैदान पर हर दिन सोचता रहता हूं। देखो मेरे बालों को। तुम इस लड़की की चिंता में सफेद हो गए। सच में कुछ सफेद निकल आए हैं। गुरुदेव, तो फिर चमत्कारी वैद्य को बुलवाते हैं जो तुम्हें देख ले। इसकी कोई जरूरत नहीं। मेरा शरीर बहुत मजबूत है। मैं शेर और तेंदुओं को जिंदा पकड़ सकता हूं। एक दो सफेद बालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अभी अभी लौटे हो। यात्रा की थकान है, अच्छे से आराम करना चाहिए। गुरुजी, जल्दी से मुझे देखने दीजिए। तुम नहीं चाहते कि इस बार लौटकर मैं नींद भी ठीक से न ले पाऊं। तुम नहीं चाहते कि मैं चिंता करूं, है ना। इस लड़की का कुछ नहीं किया जा सकता। मैंने अच्छी तरह देख लिया। क्या कोई समस्या है। मन और आत्मा बुरी तरह थक चुके हैं। तो अब क्या किया जाए। क्या कुछ तेज दवाइयां लिख दूं, या तो मुझे उस चांदी की सुई से 2 बार कर दो, या फिर किसी दुर्लभ जड़ी की जरूरत है। असली नुस्खा यहां है। खूब मांस खाओ और अच्छी नींद लो। यही है मेरी खास तरकीब। तू सच में अभी भी बच्चा है। अब गुरु को भी बेवकूफ बनाने लगा। अमान इस बार लौटा है तो अब फिर नहीं जाएगा ना। ये तो देखना होगा। देखना होगा, क्या देखना होगा। अगर उन्हें जरूरत होगी, यदि महामारी और रोग फिर से घास के मैदानों में फैल जाए। आज सभी दरबारी एकत्र हुए हैं। यह मदिरा मेरे लिए सब वर दो। महाराज पराक्रमी हैं। आप सभी ने आज भोज का आयोजन किया है। और एक और अधिक महत्वपूर्ण बात घोषित करनी है। यह है मेरी रानी। कई वर्षों से बीमार थी। इतनी नाजुक लड़की निकली। पहले रानी बीमार रहती थी, शरीर कमजोर था, इसलिए मैंने उन्हें आप सबसे नहीं मिलवाया। रानी कई वर्षों से एकांत में थी। आपने शायद पहले ही सुना होगा, इन दिनों आम लोगों में एक महान वैद्य की चर्चा है। चमत्कारी इलाज से यमराज के मुंह से अनगिनत बच्चों की जान बचाई। वो व्यक्ति कोई और नहीं, वही है। सुना तुमने। महाराज कहते हैं कि वो लोकप्रिय चमत्कारी वैद्य वास्तव में यह मध्य देश की राजकुमारी निकली। पिछले वर्षों में हमारे घास के मैदानों के बच्चे एक सर्दी जुकाम आधे कबीले को खत्म कर सकता है। अब वैद्य है, बहुत अच्छा है। सब चुप क्यों हो गए। अभी तो कोई सोच रहा था कि यह सिर्फ एक नाजुक दवा की गला है। बूढ़े को शर्म आती है। इन सालों में घास के मैदानों के बच्चे और जवान अनजानी बीमारियों से मर गए। रानी ने हजारों मील का सफर तय करके मध्य देश में प्रवेश किया। रानी का हृदय करुणा और चिकित्सा कला से परिपूर्ण है। वो प्रजा के कल्याण में लीन रहती हैं। ये सचमुच हमारे घास के मैदानों का सौभाग्य है। रानी अमर रहें।
गुरुजी, ये योंगचुआन बिंदु एक अंगुल भटक गया है। बल का प्रयोग कैसे करना चाहिए? सुई चलाना सेना संचालन के समान है। मन अस्थिर होगा तो सांस बिगड़ जाएगी। मध्य मैदान की चिकित्सा विधा बहुत गहरी और विशाल है। तुम्हें यह सब सिखाना इसलिए है कि घास के मैदान के बच्चे व्यर्थ में बीमारी से न मरें। गुरुजी, आपकी घुड़सवारी और चिकित्सा कला, पूरे घास के मैदान में दूसरा कोई नहीं। हम जैसे कठोर पुरुष बातें मत बनाओ। फुर्सत में महाराज के साथ कसरत और घुड़सवारी करता हूं। वो असली मेहनत का काम है। अगर आज ये चरक संहिता याद नहीं की तो तुम में से कोई भी मैदान में तीरंदाजी और घुड़सवारी नहीं करेगा। सुना, रानी अब तुम्हारी गुरु हैं। जल्दी से मन लगाकर पढ़ो। गुरुजी, मैंने बहुत सोचा है। महल के शिष्यों को बाहर निकाल दिया गया है। मैं कुछ समय के लिए राजमहल छोड़ना चाहता हूं और आम जनता के बीच जाना चाहता हूं ताकि और लोगों को चिकित्सा सिखा सकूं। नहीं, आम लोगों के बीच बड़ी मुश्किलें हैं। तुम्हारी त्वचा तो बहुत नाजुक है, कहीं तुम्हें कष्ट न झेलना पड़े। गुरुदेव, मैं 10 साल की उम्र में अकेला मध्य मैदान में घुस गया था। अब ऐसा कौन सा तूफान है जो मैंने नहीं देखा? आप मुझे हमेशा इस सोने के पिंजरे में बंद नहीं रख सकते। मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। मैं बहुत बीमार हूं। गुरुदेव, आप तो अभी हवा की तरह चल रहे थे। ये बीमारी भी बहुत जल्दी आ गई। मुझे भी वैद्य की जरूरत है। अमन, महल के बाहर वे लोग महत्वपूर्ण हैं। क्या मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं? मुझे अब सांस भी ठीक से नहीं आ रही। आपकी नाड़ी तो बैल जैसी मजबूत है। गुरुजी, आपकी टालमटोल की कला दिन ब दिन निखरती जा रही है। वैसे भी मैं बीमार हूं। जब तक तो वादा न करे कि जल्दी नहीं जाएगा, वरना मेरी यह बीमारी ठीक नहीं होगी। हाथ मत हिलाना, सुई 3 अंदर डालो। 1 अंश ज्यादा होगा तो नसें खराब होंगी। क्या वो छोटा राजकुमार नहीं है? बिल्कुल एक ही सांचे से बना हुआ है। यहां तक कि चलने का अंदाज भी वैसा ही है। सब कुछ पूरी तरह सीख लिया है। आया, इस बच्चे को देखो। क्या यह उस जैसा नहीं लगता जिसे हम पिछले कक्ष में पालते हैं? बिल्कुल वैसा ही है। अगर पता ना होता कि यह राजकुमार है, बूढ़ी दासी, तो लगता कि वो छोटी भेड़ इंसान बन गई है। ये बच्चा सच में तेजी से बढ़ रहा है। इसे देखते हुए हमेशा याद आता है वो खुद जो पहली बार घास के मैदान में आया था। छोटा राजकुमार मुझसे भी छोटा था जब मैं बर्बरों के बीच आया था। उससे भी कहीं छोटा था वो। माँ, माँ, मैं इस साल 20 साल का हूं। हालांकि नाम मात्र का हूं उसका सौतेला पिता। अमन, ये लड़का तो पूरे 15 दिनों से बेचैन है। इतनी छोटी सी उम्र में ये सब सीखना चाहता है। ये कठोर और कष्टदायक चिकित्सा विद्या। मैं तो बहुत कुछ सीखना चाहता हूं। पिताजी कहते हैं कि आप अकेले ही घास के मैदान में सबसे तेज घोड़े पर सवारी कर सकते हैं। तभी तंबू में घुसने वाले भेड़िए के बच्चे को गिरा सकता हूं। पर अब मैं छोटा सा धनुष भी खींचने में मुश्किल महसूस करता हूं। पिताजी ने जो दाव सिखाए थे वे मुझे हमेशा याद नहीं रहते। जरूर पिताजी ने ठीक से नहीं सिखाया होगा। वे सिर्फ जोर से चिल्लाते हैं जिससे मेरे पैर कांपने लगते हैं। माँ, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। आप मुझे सिखाइए ना, कैसा रहेगा? माँ, आप ही मेरी गुरु बन जाइए। अरे अमन, राजा को पहले कैसे पता नहीं चला कि यह इतनी अनोखी है? महाराज तो बस यही चाहते हैं कि राजकुमारी ये जलता हुआ आलू ले ले। महाराज, इस छत पर तो मकड़ी के जाले के अलावा कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। आप तो कुछ कहिए। महारानी, आप इस बच्चे को देखिए। ये पूरे रास्ते पार्श्व कक्ष से शयन कक्ष तक पीछे आया, न रोया न नमक गया। बस ऐसे ही आपको ताकता रहा। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं ही इसकी ओर से माफी मांग लूं। बस अब ऐसे मत देखो मुझे। शिष्य लेना घास के मैदान के भविष्य से जुड़ा बड़ा मामला है। यह कोई खेल नहीं है। क्या गुरुजी को लगता है कि मैं पर्याप्त बुद्धिमान नहीं हूं? मैं प्रयास करूंगा। तुम पहले वापस जाओ। यह मामला बहुत बड़ा है। तुम्हें तो मुझे सोचने का समय देना ही होगा। तो मैं गुरुजी की प्रतीक्षा करूंगा। गुरुवर, यदि आप फिर से आए हैं उस बच्चे को शिष्य बनाने की बात कहने, तो मेरा तो कलेजा कांप रहा है। यदि छोटे राजकुमार को शिष्य बनाने की बात है
चीन के लोग पिछले दिनों बेचैन थे। उन्हें कोई लाड़ नहीं दिया, सीधे सेना ले जाकर उन्हें खदेड़ दिया। साथ ही जब से सेना चली है, युद्ध के बाद दोनों सेनाओं की सीमा पर जनजीवन बर्बाद होगा ही। बड़ी आपदा के बाद बड़ी महामारी आती है। सच में महामारी फैलने का खतरा है। आप चाहते हैं कि मैं रानी के नाम से कुछ शिष्यों को लेकर सीमा पर जाऊं? अमान, क्या तुम भूल गए हो? क्या वो तुम्हारा घर नहीं है? मिल रहा है तो अच्छा है। गुरु, आप जानते हैं मध्य क्षेत्र का घर, वो तो ठंडे बचे हुए चावल हैं। दो आंखों से भी एक वक्त का खाना मुश्किल से मिलता है। ये सब जीने के लिए है। घुटनों के बल बैठना पड़ता है। उन गालियां देने वाले ठेकेदारों से भीख मांगनी पड़ती है। ये सब गर्मी पाने के लिए है। सर्दियों में जमा की गई सूखी घास ही काम आती है। उसे मिट्टी में लगाकर कोयला बनाना पड़ता है। वहीं पर मैंने तो बस अपनी पागल सी मां को देखा था। वहां तो बस मुरझाई हुई सर्दियां थीं। गुरुजी, वैदिकी सीखने के वो दिन भले ही कठिन थे, लेकिन मैं जानता था कि वो लोगों को बचाने के लिए है और अपने आप को इंसान की तरह जीने के लिए। मगर उस अंधेरे महल के 6 साल, हर एक दिन बस मौत की राह देखना था। जब वहां सिर्फ दर्द ही है, तो फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? उस जमीन पर मेरा कोई अपना बचा ही नहीं। मेरे दिल में असली घर तो यही घास का मैदान है। क्या आप मेरे परिवार नहीं हैं? इन दिनों सीमा पर लगातार झड़पें हो रही हैं। मेरे जासूस, मैंने कुछ रोक लिए। खत में बड़ा दिलचस्प लिखा है। वो कहता है कि तू ठंडे महल की है, दासी के पेट से जन्मी। मैंने कहा, क्या ये साफ साफ नहीं दिखता? बिल्कुल सच है, वरना कौन किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को, असली राजकुमारी को समुद्र पार भेजेगा? लियांग शाही परिवार की नजर में असली राजकुमारी को महल के अंदर पाला जाता है, माता पिता की गोद में खुश रखने के लिए। उपेक्षित महल में मरने के लिए छोड़ दी जाती है। आमान, मुझे लगा यह एक ऐसा सच है जिसे हर कोई जानता है पर कहता नहीं। जिस दिन मैंने इस बर्बर भूमि पर कदम रखा, मैंने कभी किसी से छिपाने का इरादा नहीं किया। तो हे राजन, असली राजकुमारी? आपको लगता है कि चीन के लोगों ने आपको धोखा दिया? आपको लगता है कि आपने मुझ जैसी नकली से शादी कर ली, जिससे आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची? मां, मुझे बहुत भूख लगी है। अमान बेटा, आंखें बंद कर लो। सो जाओगे तो भूख नहीं लगेगी। मैं बाहर जाना चाहता हूं। कोई है जो मुझे बाहर ले जाए। मैंने ही गलत कह दिया। मेरा ये बदबूदार मुंह, वे गंदी बातें भूल ही गया। मैं तो बस तुम्हारा दर्द समझता हूं। ये बातें तुमने कभी नहीं बताई। मुझे लगा था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था। मेरी छोटी रानी, मुझे याद है सीमा पर पहली बार जब पालकी का पर्दा उठाया था, जब तुम्हें देखा था, दुबला पतला सा, उस भारी भरकम शाही पोशाक में लिपटा हुआ। तुझे देखता हूं तो हमेशा लगता है जैसे हवा का एक झोंका है और तू बिखर जाएगा। अगर पहले पता होता कि तू दलिया के सुनसान महल में उस नरक की यातना सह रहा है। उन चीनी लोगों ने तुझे ऐसा रौंदा, उस वक्त सिर्फ एक गाली देकर नहीं छोड़ना चाहिए था। काश उस वक्त पता होता तो उस शादी की दावत में तेरे लिए एक और बकरा ज़िबह करता। एक नहीं, 10 और ज़िबह करने चाहिए थे। मैं पूरे चरागाह का सबसे अच्छा गोश्त तेरे सामने ढेर कर दूं और तुझे पाल पोस कर बड़ा करूं, घास के मैदान के मेमनों जितना ही ताकतवर। दलियान में मेरा कोई अपना नहीं, मगर घास के मैदान पर
यहाँ हम परिवार हैं, है ना? हाँ अमान, हम हमेशा परिवार रहेंगे। जो भी मेरे परिवार को छूने की हिम्मत करेगा, मैं उसके पूरे देश को तहस नहस कर दूंगा। आगे से युद्ध की खबर लाओ। शानदार। इन महीनों में हम और जोश से लड़ रहे हैं। वे दलिया के काय चूहे हमारे घोड़ों की टापों को रोक नहीं पाते। बस राजा का एक आदेश चाहिए। हम सीधे मध्य मैदान के शाही नगर पर धावा बोल देंगे। वो भी जल्द ही आने वाला है। आया देखो, वही है। वही जो वर्षों पहले सीमा पर था, जिसने आपको एक मुट्ठी मिट्टी भेंट की थी। वो आज संधि दूत बनकर आया है। महान लिया का दूत। दोनों देशों के बीच युद्ध रुकवाने के लिए क्या बातचीत करनी? बातचीत नहीं होगी। मेरी सेना पहले ही दालान के गले तक पहुंच चुकी है। अमान, तुम मत डर। इस बार मैं उनके शाही इलाके तक जरूर घुसूंगा। हुआंगतियान के पूरे खानदान को मार डालूंगा, तेरा बदला लेने के लिए। बुरा हुआ गुरुदेव, वे तुम्हें इस तरह अपमानित कर रहे थे और तुम उन्हें छोड़ देना चाहते हो। मध्य मैदान की 100 वर्षों की नींव को हिलाना मुश्किल है। भले ही हम राजमहल में घुस जाएं, प्रजा को भी उथल पुथल और युद्ध की पीड़ा झेलनी पड़ेगी। जैसे ही युद्ध शुरू होगा, मध्य मैदान के बच्चे और घास के मैदान के बच्चे सब तलवारों के नीचे मर जाएंगे। मैंने डॉक्टरी सीखी ताकि घास के मैदान पर कम लोग मरें। ये देखने के लिए नहीं कि वो रणभूमि बन जाए, लेकिन हम घास के मैदान के वीर लूटपाट पर ही जीते हैं। लड़ाई नहीं करेंगे तो सर्दियों का अनाज कहां से आएगा? घास के मैदानों पर इन दिनों सबसे बड़ी समस्या खाने और कपड़ों की है। तुम उनसे कहो कि पैसे, सामान और अनाज भेजें। दलिया से सालाना कर वसूल करो। पहले इस सर्दी को पार कर लें। अगले साल की बात। मैं और वैद्यालय में रेशम के कीड़े पालना और शहतूत उगाना सीखा है। खेती बाड़ी के कुछ काम आते हैं। अगले बसंत में मैं भी मदद कर सकूंगा। अब और युद्ध न हो इस दुनिया में, और बेघर बच्चे न पैदा हो। संधि संधि करना कायरों का काम है। हमारे घास के मैदानों के घोड़ों की टापें अभी तक रौंद नहीं पाई। दलिया का शाही महल तब तक नहीं रुकेगा। इस साल की सर्दी आते ही दिख रही है। अगर और लड़ते रहे तो कबीले के सब गाय भैंस भूखों मर जाएंगे। जो कोई फिर से लड़ाई का नारा लगाए, वो खुद 10 लाख की सेना जुटा लाए। सर्दियों के लिए राशन। संधि कर लो घास के मैदानों के बच्चों की खातिर। अमांगू अब 50 के करीब है। आधा शरीर तो कब्र में जा चुका। दोनों देशों की शांति मैं केवल कुछ समय तक ही बचा सकता हूं, हमेशा के लिए नहीं। घास के मैदानों के लोग युद्ध में निपुण और उसके दीवाने हैं। तो इस देश को एक योग्य उत्तराधिकारी की जरूरत है जो इसे आगे बढ़ाए। तुम रानी हो अमन। बस मेरी मदद करो और उस लड़के को अपना लो। वो हर दिन मुझसे पूछता है, गुरु, क्या तुमने मुझे स्वीकार कर लिया है? मैं ये सुनते सुनते ऊब गया हूं। अमान, मत रो। मां का काम पूरा हो गया। मां मां ने कहा था, बादल आंसू बहा ले जाएंगे। अमान, मैंने देख लिया। इस लड़के ने राज्य संभालने के इस 1 साल में बुरा नहीं किया। हम रोते हैं। वो मुस्कुराते हुए चला गया। अब इस राजमहल में मुझे रोकने के लिए कुछ भी नहीं बचा। नए राजा की जय हो। अम्मू पहले कदम बढ़ाता है। उस वीरान महल का छोटा सा संसार आखिरकार विशाल हो गया।